शहर धूलिका में हर सुबह शक्ति की एक नई परीक्षा लेकर आती थी। पक्की सड़कों पर चलते हुए 16 वर्षीय विद्युत को लगता था जैसे वह दृश्य है या शायद एक बदबूदार निशान है जिसे लोग अनदेखा करना चाहते हैं। उसका शरीर कमजोर था, उसका शक्ति सतर शून्य के करीब था और उसकी आंखें हमेशा नीचे झुकी रहती थी। आज वह अपने पिता के पुराने धूल भरे परीक्षण वस्त्र पहने हुए जो उसके दुबले पतले शरीर पर ढीले पड़ रहे थे। उसके पिता स्वर्गीय प्रताप दल संख्या 2 के एक सम्मानित स्तंभ थे। प्रताप की मृत्यु के बाद दल का सम्मान बचा रहे, लेकिन विद्युत को मिला केवल बोझ। वह शहर के परीक्षण अखाड़े की ओर बढ़ा। वहाँ का माहौल हमेशा ऊर्जा और क्रूरता से भरा रहता था। आज की प्रतियोगिता बुनियादी शक्ति प्रदर्शन की थी। जैसे ही विद्युत अखाड़े में पहुंचा, चारों ओर फुसफुसाहटें शुरू हो गई। यह फुसफुसाहट नहीं थी, यह कानाफूसी में बन गया अपमान था। यह देखो, दल 2 का बाहर क्यों आता है, सिर्फ दल की बेइज्जती करवाने। उसके पिता महान थे, लेकिन यह लड़का तो एक सूखा हुआ पत्ता है। विद्युत ने कसकर अपनी बुट्टी बींच ली। वह जानता था कि ये सब तलवारों से ज़्यादा गहरे घाव करते हैं, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। वर्षों से निराशा ने उसे सिखा दिया था कि विरोध का मतलब और अधिक दर्द है। उसका सामना रणवीर से हुआ, जो दल संख्या 1 का उभरता हुआ सितारा था। रणवीर के शरीर से एक कच्ची मगर स्पष्ट शक्ति की आवाज़ निकल रही थी। रणवीर ने एक क्रूर मुस्कान के साथ विद्युत को देखा। ओह विद्युत, आज तुम कौन सा करतब दिखाओगे? पिछली बार तुमने हवा में अपनी तलवार फेंकी थी, इस बार शायद तुम खुद ही भाग जाओगे। विद्युत ने अपनी आवाज़ में थोड़ी स्थिरता लाने की कोशिश की। रणवीर, मैं यहाँ परीक्षण के लिए आया हूँ। विद्युत ने अपनी आवाज़ में थोड़ी स्थिरता लाते हुए कहा। परीक्षण? रणवीर ने जोर से टाका लगाया। उसके समर्थकों ने भी हंसना शुरू कर दिया। तुम परीक्षण नहीं, दया के लिए आते हो, आजमाओ योद्धा। रणवीर ने अचानक अपनी शक्ति को केंद्रित किया और विद्युत की ओर एक हवा का झटका जो कमजोर शक्ति से प्रहार हुआ था मारा। यह किसी को चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन यह विद्युत को अस्थिर करने और उसे गिराने के लिए काफी था। विद्युत जमीन पर लड़खड़ाया, उसकी आंखें बंद थी। जैसे ही वह गिरा, उसकी जेब से निकली चांदी की अंगूठी फर्श पर टकराई। इसे देखो, उसका खजाना, एक और टूटा हुआ कचरा। रणवीर ने लात मारकर अंगूठी को दूर धकेल दिया। उस समय विद्युत के अंदर कुछ टूट गया, दर्द नहीं बल्कि वर्षों का संचित क्रोध। वह चुपचाप उठा, अपनी आंखें रणवीर पर टिकाई और फिर धीरे से अंगूठी उठाने के लिए आगे बढ़ा। यह अपमान की पराकाष्ठा थी। रात विद्युत अपने टूटे फूटे झोपड़ी में अकेला था। वह अंगूठी को अपने हथेली पर रखकर देख रहा था। यह उसके पिता की आखिरी निशानी थी, एक साधारण बेजान धातु का टुकड़ा। कोई फायदा नहीं, उसने फुसफुसाया। ना पिता, ना यह अंगूठी, कोई मुझे इस शर्म से बाहर नहीं निकाल सकता। उसने हताशा में उस अंगूठी को उतारना चाहा, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियों ने अंगूठी को छुआ, एक ठंडी लहर उसकी नस नस में दौड़ गई। यह ठंडापन भयानक नहीं था, बल्कि अत्यंत प्राचीन शक्ति का था। उसके दिमाग में अचानक एक चीख गूंजी। यह एक चीख नहीं थी, बल्कि ये आत्मा का आह्वान था। अंतिम निशानी। बेजान मूर्ख बालक, तुम जिस चीज को एक साधारण धातु समझते हो, वह हजारों सालों का ज्ञान और शक्ति अपने अंदर समेटे हुआ है। विद्युत भय और आश्चर्य से जम गया। उसकी आंखें अंगूठी पर टिकी रही।
उसने महसूस किया कि अंगूठी से एक धुआंधार पारदर्शी आकृति निकल रही है जो झोपड़ी की अंधेरी हवा में तैर रही है। वह आकृति धीरे धीरे एक वैज्ञानी पुरुष का रूप लेने लगी। उसकी आंखें विद्युत को भेद रही थी, लेकिन उनमें कोई द्वेष नहीं, बल्कि केवल निराशा थी। क्या 9वें सतर का वेद एक कमजोर लड़के की अंगूठी में बंद? यह नीति की कौन सी विडंबना है? आत्मा ने धीरे से कहा। विद्युत ने हिम्मत जुटाई। आप कौन हैं? मैं विवानंद हूँ, 9 हकीमों में सबसे महान, जो केवल जड़ी बूटियों से शक्ति की गोलियां ही नहीं बनाता था, बल्कि मैं हथियारों को भी परीक्षित करता था। विवानंद ने अपनी आत्मा की उंगली विद्युत के माथे पर बढ़ाई। और तुम अपने ही तल में अपमानित रहते हो, अपमान सहते हो, जबकि तुम्हारे पिता ने मुझे मुक्ति दिलाने के लिए इस अंगूठी को पाला था। विद्युत की आंखों में पानी आ गया। मैं कमजोर हूँ, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मैं कचरा हूँ। विवानंद की आत्मा ने विद्युत की ओर देखा। उस प्राचीन आत्मा ने विद्युत के दर्द और समर्पण को महसूस किया। तुम कमजोर नहीं, तुम एक कोरा पन्ना हो, एक खाली घड़ा जिसे केवल ज्ञान से भरने की आवश्यकता है। विवानंद की आवाज और शांत और गंभीर थी। मुझे अपना नया शरीर वापस चाहिए और तुम्हें शक्ति चाहिए, ताकि तुम इन मूर्खों को दिखा सको कि कचरा कौन है और योद्धा कौन। मैं क्या कर सकता हूँ? विद्युत ने पूछा। उसकी आवाज में अभी कांप रही थी, लेकिन उसमें एक नई उम्मीद थी। विवानंद ने कहा, तुम मेरे शिष्य बन जाओ, मैं तुम्हें वो हर एक चीज सिखाऊंगा जो एक योद्धा कर सकता है। विद्युत ने हाँ कर दी। तुम मेरी आंखों और मेरे साथ बनोगे, तुम मेरी आंखें और मेरे हाथ बनोगे। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि सबसे सरल जड़ी बूटियों से भी कैसे एक शक्ति का स्रोत बनाया जाता है। मैं तुम्हें प्रशिक्षण दूंगा जो तुम्हें केवल सतर तक नहीं, बल्कि सीधे 4थे सतर या 5वें सतर तक ले जाएगा। तुम मुझे उन दुर्लभ तत्वों को खोजने में मदद करोगे जिनसे मेरा नया शरीर बनेगा। विवानंद ने धीरे से अपनी बात पूरी की। यह केवल तुम्हारा बदला नहीं है, जिससे यह ब्रह्मांड को बचाने की तैयारी है। मैं जानता हूँ कि शैतानी ताकतें जागृत हो रही हैं, उनका लक्ष्य केवल विनाश है। तुम्हें इस अंधेरे के खिलाफ मेरी मिसाल बनना होगा। विद्युत ने कहा, अंधेरी शक्तियाँ, अंधेरी शैतानी ताकतें क्या है ये? विवानंद ने धीरे से कहा, ये तुम्हें बाद में पता चलेगा। जो मैं कहता हूँ पहले वो करो। विद्युत ने अपनी आंखें पोंछी। उसके शरीर में एक अज्ञात ऊर्जा दौड़ रही थी। वर्षों की बेइज्जती, दर्द और अपमान अब एक अदम्य शक्ति, इच्छा शक्ति में बदल गए थे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ गुरुदेव, मैं आपकी हर आज्ञा मानूंगा। मैं वह शक्ति प्राप्त करूंगा जिसकी आप कल्पना करते हैं। मैं और आपके नए शरीर को बनवाने में अपनी जान लगा दूंगा। अच्छा, यह हुई ना एक शिष्य वाली बात। विवानंद की आत्मा मुस्कुराई। तो कल सुबह तुम्हारा पहला पाठ शुरू होगा, जड़ी बूटियों की खोज। सबसे पहले तुम्हारे सोने सतर को तोड़ेंगे। अब जाओ और अपने अपमान को याद रखो, वह तुम्हारा ईंधन है। विवानंद की छवि अंधेरे में विलीन हो गई। अंगूठी फिर से ठंडी बेजान दिखने लगी। विद्युत ने अंगूठी को अपने उंगली पर कसकर दबाया। उसने पहली बार सीधा देखा। दीवार पर एक छोटे से आईने में उसने अपनी आंखों में एक नई उग्र चमक देखी। यह चमक उस कमजोर अपमानित लड़के की नहीं थी, बल्कि एक गुप्त योद्धा की थी, जिसने हजारों साल पुराने एक शक्तिशाली हकीम को अपना गुरु बना लिया था। शक्तिहीनता का अध्याय अब बंद हो चुका था।